दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी फूले को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1897 में पुणे का सीन दिखाया जाता है। पुणे में उस समय महामारी फैली हुई थी, जिसमें काफी सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। ऐसे में सावित्री बाई फूले एक बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर 5 किलोमीटर कड़ी धूप में जाती हैं, जहाँ कुछ भारतीय डॉक्टर ने शिविर लगाए हुए थे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद सावित्री बाई की भी तबीयत बिगड़ने लगती है, पर वो अपने बारे में ना सोचकर लोगों की ही चिंता कर रही थी कि ना जाने ऐसे में इन लोगों का क्या होगा। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है 1848 में, जहाँ सावित्री बाई के पति ज्योतिबा सावित्री बाई के साथ आज कहीं जा रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों तो चोरी छुपके भारत की लड़कियों को पढ़ाने आए हैं। यहाँ इनका साथ 2 ब्राह्मण भी दे रहे होते हैं। अब यहाँ केवल 5 लड़कियों को देखकर ज्योतिबा पूछते हैं कि सिर्फ 5 लड़कियां आई हैं पढ़ने के लिए। तो एक आदमी बताता है कि ब्राह्मण समाज हमारे विरुद्ध है, इसलिए 5 लड़कियों को पढ़ाना भी बड़ी बात है। जिसके बाद ये लोग इन 5 लड़कियों को ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और इन 4 लोगों का ही ग्रुप था जो हर लड़की को पढ़ाना चाहता था। फिर यहाँ सावित्री बाई को अपना बचपन याद आता है, जब वो भी पढ़ना चाहती थी। तब ज्योतिबा ने उनकी इच्छा जानकर उन्हें अच्छे से पढ़ाया था, और ज्योतिबा खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, इसलिए उनका मानना था कि हर इंसान को पढ़ने का पूरा हक होना चाहिए। खैर, अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ज्योतिबा और सावित्री बाई जब कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ ब्राह्मण उनकी परछाई देखकर रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें कितनी बार कहा है कि इनकी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। ये सुनकर ज्योतिबा को काफी गुस्सा आता है। असल में उस समय ऊंच नीच को काफी ज्यादा लोग मानते थे, इसलिए सावित्री बाई कहती है कि हमें अपने लोगों को जगाना चाहिए ताकि वो इन सब से खुद को नीचा न समझें। इसके बाद ये दोनों सीधा बस्ती में परिवार वालों से बात करने जाते हैं कि आप लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने भेजिए ताकि इनका भविष्य सुधर पाए। तब यहाँ एक लेडी कहती है कि मेरी लड़की पढ़ेगी तो हमें पाप लगेगा, जो सुनकर सावित्री बाई कहती है कि ये सब अफवाहें हैं ताकि आप लोग पढ़ ना सके, इसलिए इसे पढ़ने भेजिए। पर वो औरत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब जैसे सावित्री बाई और ज्योतिबा घर आते हैं तो उनके पिताजी को सच पता चल गया था कि ये दोनों बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो ज्योतिबा को डांटने लगते हैं कि तुम ब्राह्मण के खिलाफ मत जाओ, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो सावित्री बाई को मां न बन पाने का ताना मारते हैं कि 18 साल हो गए शादी को, पर हमें एक भी खुशी नहीं दे पाई है। जो सुनकर सावित्री बाई को काफी दुख होता है, इसलिए ज्योतिबा बात को संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग हमसे ऊपर रहना चाहते हैं उन्होंने ये बातें फैलाई हैं ताकि हम में से कोई पढ़े लिखे ना, ताकि हम उनसे आगे ना बढ़ पाए। तभी वहाँ ज्योतिबा के बड़े भाई कहते हैं कि अगर तुम्हें देशभक्ति ही करनी है तो स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाओ। लेकिन ज्योतिबा कहते हैं कि मैं अपनी अलग क्रांति लाऊंगा, आप देखिएगा। इसके बाद अगले कुछ ही दिनों में जब कई सारी लड़कियों को ये लोग पढ़ा रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ ब्राह्मण आकर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़की पढ़े। यहाँ वो लोग ज्योतिबा को खूब मारते हैं और सावित्री बाई आकर उन्हें बचाती है। फिर घर पर सावित्री बाई ज्योतिबा से कहती है कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपकी जान को खतरा हो। इस पर ज्योतिबा कहते हैं कि इतनी आसानी से हार मान जाएंगे तो देश के भविष्य को कैसे सुधारेंगे। अब अगले दिन गांव में पंचायत रखी जाती है, जहां ये लोग ज्योतिबा और उनके पिता से कहते हैं कि आप लोगों ने बच्चियों को चोरी छुप के पढ़ाकर पाप किया है, ये सारी अंग्रेजों की परंपरा है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जो भी आगे पढ़ाने की कोशिश करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। इसलिए ये लोग फूले परिवार को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। फिर घर आते ज्योतिबा और सावित्री बाई अपना घर छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि मैं अपनी क्रांति को कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरा घर छोड़ना ही सही रहेगा ताकि आप लोगों पर कोई आंच ना आए। तब ज्योतिबा के बड़े भाई कहते हैं कि घर छोड़ोगे तो हमारी जायदाद से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ज्योतिबा का कहना था कि जायदाद तो मैं लेकर रहूंगा, और ना मिली तो कोर्ट तक पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद ये लोग सीधा ज्योतिबा के दोस्त उस्मान, जो उन्हीं के साथ पढ़ा था, उसके यहाँ आ जाते हैं। यहाँ उस्मान के साथ उसकी बहन फातिमा भी रहती थी, और उस्मान ने फातिमा को भी पढ़ाया था। तब ज्योतिबा उस्मान को सारी बात बताते हैं, और उस्मान कहता है कि कुछ दिन आप लोग यहीं पर रुक जाइए। हालांकि ज्योतिबा को तो अभी भी बच्चियों को शिक्षित बनाना था। जिसके बाद एक दिन ज्योतिबा को लहू जी का नाम सुनाई देता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एक टीम तैयार कर रहे थे लड़ने के लिए। तब ज्योतिबा को एक आइडिया आता है। हालांकि फिर वो उस्मान से कहते हैं कि अहमदनगर में एक अंग्रेजों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला है, जहाँ वो टीचर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम सावित्री बाई और फातिमा को वहाँ भेजेंगे तो हमारे भारत में 2 लेडी टीचर हो जाएंगी। इस पर उस्मान भी मान जाता है। जिसके बाद ये लोग सीधा उसी स्कूल में पहुँच जाते
जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सावित्री बाई और फातिमा को इन लोगों ने घर पर ही पढ़ाया था, इसलिए वहाँ की प्रिंसिपल कहती है कि हम इन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास 10th पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है। जिस पर ज्योति भाई ने ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी सावित्री बाई इंग्लिश में उस प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है कि अगर आपने हमें ट्रेनिंग नहीं दी तो यहाँ विकास तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए वो प्रिंसिपल मान जाती है और अब सावित्री बाई और फातिमा की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वहीं ज्योतिबा सीधा लहू जी के पास आते हैं और बताते हैं कि आपकी शूद्र समाज में काफी चलती है, अगर आप चाहें तो हम यहाँ की बच्चियों को पढ़ा सकते हैं जिससे हमारा समाज सुधर जाएगा। लेकिन लहू जी का कहना था कि अंग्रेजों से जीतना है तो बल से ही जीता जा सकता है, ऐसे पढ़कर नहीं। तब ज्योतिबा उन्हें अच्छे से समझाते हैं कि अंग्रेज भारत की छवि कैसे खराब कर रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ लिख कर उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। इसके बाद ज्योतिबा और उस्मान खाना पका रहे होते हैं और कहते हैं कि हम सोचते थे कि ये औरतें घर पर कुछ नहीं करती, लेकिन देखो आज खाना पकाना भी कितना मुश्किल हो गया है। फिर इसी तरह से ये लोग अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। जहाँ ज्योतिबा बच्चों को इकट्ठा करने में जुटे थे, वहीं सावित्री बाई और फातिमा अपनी ट्रेनिंग में लगे थे। इसके बाद जब इन दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये लोग घर आ जाते हैं और ज्योतिबाई ने कहते हैं कि आप लोग भारत की पहली टीचर बन गई हैं, आपको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जिसके बाद ये सब मिलकर बच्चों को इकट्ठा करने लगते हैं ताकि उन्हें पढ़ा सके। वहीं फातिमा जब अपने मोहल्ले में बच्चियों को पढ़ाने की बात करती है तो उसे वहाँ से भगा दिया जाता है कि ये लड़कियां शादी करके अपने पति के लिए खाना बनाएंगी, पढ़ लिख कर क्या ही करेंगी। ये सुनकर फातिमा को बहुत दुख होता है। अब इसके अगले दिन ज्योतिबा सारी बच्चियों का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई तो पढ़ने जरूर आएगी, लेकिन कोई भी मर्द अपने घर से लड़कियों को पढ़ने भेजता ही नहीं, जिससे ज्योतिबा थोड़ा निराश हो जाते हैं। फिर अगले ही पल वो देखते हैं कि लहू जी कई सारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि सारा समाज उनसे डरता था। इसी तरह से अब सावित्री बाई और फातिमा इन बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं और ज्योतिबा भी इससे बहुत खुश थे कि चलो शुरुआत तो हुई। इसके बाद ज्योतिबा के पिताजी उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनके हिस्से की 35 एकड़ की जमीन उन्हें सौंप देते हैं कि अपना अधिकार कभी छोड़ना मत। और कहीं न कहीं वो भी खुश थे कि उनका बेटा समाज के लिए काम कर रहा है। इसके बाद ज्योतिबा सावित्री बाई से आकर कहते हैं कि मैं 35 एकड़ में से 15 एकड़ की जमीन बेच दूंगा और उससे 5 स्कूल खोलूंगा ताकि हम और बच्चियों को पढ़ा सकें। साथ ही वो बताते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें पैसों की दिक्कत ना हो। जिसके बाद एक दिन जब सावित्री बाई और फातिमा बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, तभी वहाँ का कलेक्टर जोन्स अपनी बीवी के साथ आता है, जिसे बच्चियों को पढ़ता हुआ देखकर काफी अच्छा लगता है और वो कहता है कि हमारी सरकार ने भी बच्चियों को पढ़ाने की काफी कोशिश की थी, पर समाज ने हमें सुधार लाने का मौका ही नहीं दिया। जिस पर सावित्री बाई कहती है कि हम अपने समाज को अच्छे से जानते हैं और हमारा विजन है कि हर लड़की शिक्षित बने। तब जॉन्स कहता है कि आपके पति के बारे में हमने खूब सुना है, इसलिए उन्हें कहिएगा कि हमसे आकर मिले। फिर जब ज्योतिबा कहीं जा रहे होते हैं तो किसी बात पर उनकी ब्राह्मणों से बहस हो जाती है और वो लोग सीधा अपने सरपंच के पास पहुंच जाते हैं कि हमें इस ज्योतिबा का कुछ करना ही होगा। वहीं ज्योतिबा सीधा कलेक्टर जॉन से मिलने जाते हैं तो जॉन्स कहता है कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि भारत में हर जाति धर्म के लोग तरक्की करें, इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और डलहौजी ने एक नई शिक्षा नीति बनाई है, लेकिन उसमें लड़कियों का पढ़ना भी बेहद जरूरी है और आपको इसे बढ़ाना चाहिए। जिस पर ज्योतिबा कहते हैं कि हम 5 स्कूल और खोलने वाले हैं, लेकिन जॉन्स कहता है कि नहीं, आप 25 स्कूल खोलिए ताकि तेजी से यहाँ की ग्रोथ हो पाए। तब ज्योतिबा कहते हैं कि आपको भी हमें फंड देना होगा। ये सुनकर जॉन्स कहता है कि अभी हमारी सरकार लॉस में है, इसलिए हम आपके पैसों से कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जिस पर ज्योतिबा को एक आइडिया आता है और वो उनकी किसी और तरीके से मदद करने के लिए कहते हैं। फिर वो आकर उस्मान से बताते हैं कि मैं अपनी पूरी जमीन बेच रहा हूँ ताकि मैं पूरे 25 स्कूल खोल पाऊँ जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ेंगे। इस पर उस्मान उन्हें समझाते हैं कि ये अंग्रेज बस हमारा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ज्योतिबा कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से काम निकलवाना आना चाहिए, इसलिए मैंने उनसे रेलवे और टनल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें हम उन्हें लेबर सप्लाई करेंगे ताकि हमारा बिजनेस भी चलता रहे। साथ ही ज्योतिबा ने अंग्रेजों के अखबार में अपना स्कूल का प्रचार भी करा लिया था। अब ये सब जैसे ब्राह्मणों को पता चलता है तो उन्हें काफी गुस्सा आता है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें क्योंकि लहू जी भी अब ज्योतिबा के साथ ही थे। फिर एक दिन जब सावित्री बाई और फातिमा स्कूल से पढ़ाकर घर जा रही होती है तो वहाँ ब्राह्मण के बच्चे उन पर गोबर फेंक कर मारते हैं तो सावित्री बाई को बहुत दुख होता है। तो वो कहते हैं कि तुम स्कूल में जाकर एक साड़ी रख लो, ये लोग जितना गोबर और कीचड़ फेंक सकते हैं फेंकने दो, देखते हैं पहले कौन थकेगा, ये लोग या फिर हम। इसी तरह की मेंटेलिटी से ये लोग तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ ज्योतिबा
ने कई और स्कूल खोल दिए थे। फिर हमें 1852 का सीन दिखाते हैं जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ज्योतिबा और सावित्री बाई के सम्मान में एक आयोजन रखती है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया था जो अंग्रेज आज तक नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है कि सर हमें पढ़ने की तो भूख है, लेकिन हमारे पास ज्यादा किताबें नहीं है। जो सुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत उस पर एक्शन लेती है और कुछ ही समय में 1854 में वो लोग चार्ल्स रोड की नई आधुनिक शिक्षा को लागू कर देते हैं ताकि भारतीयों के लिए नए द्वार खुल सके। अब एक दिन जब कुछ शूद्र समाज के लोग कुएं से पानी भर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ ऊंची जाति के लोग उन पर हमला कर देते हैं। और जब ये बात ज्योतिबा को पता चलती है तो वो सीधा इसकी शिकायत करने जॉन्स के पास आते हैं ताकि कोई एक्शन लिया जाए। पर जॉन्स तो साफ मना कर देता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही वो तो इस बात का फायदा उठाकर ज्योतिबा को उकसाता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लीजिए और क्रिश्चियन बन जाइए, हमारे धर्म में सारे लोग समान हैं। जो सुनकर ज्योतिबा समझ जाते हैं कि ये करना क्या चाहता है। साथ ही जॉन्स उन्हें लालच देता है कि मैं आपको और बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता हूँ। फिर जब ज्योतिबा और सावित्री बाई घर आते हैं तो सावित्री बाई कहती है कि हमें उन अंग्रेजों की कोई बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम पानी का कुआं अपने आंगन में ही खुदवा लेंगे। जिसके बाद ये लोग एक कुआं आंगन में ही खुदवा लेते हैं ताकि पानी की दिक्कत किसी को ना हो। इसी तरह से हर बुरी परिस्थिति में ज्योतिबा और सावित्री बाई मिलकर सबके लिए खड़े रहते हैं। फिर एक दिन ज्योतिबा को उनके पिताजी घर बुलाते हैं और कहते हैं कि सरपंच जी घर आए थे और उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक होना होगा, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। साथ ही ज्योतिबा के पिताजी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम दूसरी शादी कर लो ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके, लेकिन ज्योतिबा साफ मना कर देते हैं कि क्या पता समस्या मुझ में ही हो। अब अगले दिन ज्योतिबा और सावित्री बाई दोनों सरपंच से मिलने जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि हमें एक होना होगा, ऐसा करो तुम इन लड़कियों को पढ़ाना छोड़ो और लहू जी के साथ लड़कों को कुश्ती वगैरह सिखाना शुरू करवाओ। जिस पर ज्योतिबा भड़क जाते हैं कि आप सब एक होने की बात करते हैं, पहले हमें अपने बराबर तो समझ लीजिए और मैं किसी भी लड़की को पढ़ाना बंद नहीं करूंगा। जो सुनकर सरपंच कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन जब सावित्री बाई कहीं जा रही होती है तो एक आदमी उन्हें डराने की कोशिश करता है कि बच्चियों को पढ़ाना छोड़ दो वरना तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। इस पर सावित्री बाई गुस्से में उसे ही मारकर भगा देती है। फिर जैसे सावित्री बाई घर आती है तो वहाँ काशीबाई नाम की लेडी बैठी हुई थी और ज्योतिबा बताते हैं कि इनके पति के मरने के बाद उनके परिवार वालों ने इनके बाल उड़वा दिए और फिर एक बार किसी रिश्तेदार ने काशीबाई के साथ जबरदस्ती करी, इसलिए आज काशीबाई प्रेग्नेंट है और ये जान देने की कोशिश कर रही थी पर मैंने इन्हें बचा लिया। तब वहाँ सावित्री बाई काशीबाई से बात करती हैं और उन्हें हिम्मत देती हैं। साथ ही वो कहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। फिर रात में सावित्री बाई ज्योतिबा से कहती हैं कि आज हमें एक काशीबाई के बारे में पता चला है, ना जाने ऐसी और कितनी औरतें होंगी, क्यों ना हम ऐसी विधवा औरतों के लिए आश्रम खोल दें जहाँ वो चैन की सांस ले सके। तब ज्योतिबा मान जाते हैं और इसी तरह से ये लोग एक आश्रम भी खोल देते हैं जहाँ विधवा औरतें समाज के डर के बिना सुकून से रह सकें। अब एक दिन वहाँ आश्रम में एक नाई आता है और कहता है कि पंडित जी ने मुझे भेजा है क्योंकि आपके घर में 2 विधवाएं हैं जिनके बाल बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे वही काटना होगा। ये सुनकर ज्योतिबा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस नाई को वहाँ से भगा देते हैं। फिर 1864 में अंग्रेजों की मदद से ज्योतिबा सबसे पहले इस प्रथा को खत्म करवाते हैं जिसमें विधवा औरतों के बाल कटवा दिए जाते थे और उसी रात उन पर हमला हो जाता है जहाँ 2 आदमी उन्हें मारने आते हैं। तब ज्योतिबा उन्हें पीटते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ वो दोनों बताते हैं कि हमें ऊंची जाति वालों ने भेजा है और हमें पता नहीं था कि आप लोग हम जैसों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वरना हम कभी नहीं आते। जिसके बाद एक पूरा वर्ग ज्योतिबा के साथ हो गया था। फिर एक दिन काशीबाई एक लड़के को जन्म देती है और सावित्री बाई काशीबा से कहती है कि हम आपका बच्चा गोद लेने को तैयार है। जिस पर काशीबाई खुश हो जाती हैं कि चलो उनके बच्चे को अच्छी जिंदगी तो मिलेगी। इसके बाद सावित्री बाई ज्योतिबा को आकर बताती है कि अखबार में आया है कि अब्राहम लिंकन ने अपने राज में गुलामी जड़ से मिटा दी है। यह सुनकर ज्योतिबा बहुत खुश होते हैं और फिर सावित्री बाई उन्हें एक आइडिया देती है कि हमारी लड़ाई काफी बड़ी है, इसलिए क्यों ना आप अपने शब्दों को दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ लिखना शुरू कर दें ताकि हर कोई आपके विचारों को समझ पाए। तब ज्योतिबा भी लिखना शुरू करते हैं और अपने सारे अनुभवों को लिख देते हैं कि आखिर उन्हें समाज को बदलना क्यों है। इसके बाद 1873 में ज्योतिबा सत्य शोधक समाज की शुरुआत करते हैं जहाँ कोई भी आदमी ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ेगा, यहाँ सारे लोग समान होंगे और इस समाज में डॉक्टर से लेकर वकील तक शामिल हो जाते हैं। साथ ही यहाँ सावित्री बाई कहती हैं कि आज से किसी को भी शूद्र नहीं बल्कि दलित कहा जाएगा। जिसके बाद इनके समाज से कई सारे लोग जुड़ जाते हैं और जब एक दिन ज्योतिबा अपने हिसाब से किसी की शादी करवा रहे होते हैं तो वहाँ ब्राह्मण आकर बहस करने लगते हैं कि शादी कराना ब्राह्मण का काम है, ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन सावित्री बाई कहती हैं कि आप लोग शादी करवाने के बाद वर वधु को आशीर्वाद तक तो देते नहीं हो और यहाँ बहस करने आ गए, अब यहाँ ऐसा ही होगा। जिस पर ब्राह्मण समाज सीधा ज्योतिबा
पर केस कर देता है। फिर हमें केस का सीन दिखाते हैं जहाँ ब्राह्मणों का कहना था कि शादी कराना उनका काम है, ऐसे कोई भी शादी नहीं करा सकता, और अगर शादी करवाएगा भी तो उनकी दक्षिणा ब्राह्मण समाज को ही मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ ज्योतिबा ये पॉइंट प्रूफ कर देते हैं कि बिना मेहनत के दक्षिणा नहीं मिलेगी, और अगर शादी करानी है तो इन लोगों को वर वधु को छू कर आशीर्वाद देना होगा, जो ये लोग नहीं करेंगे। तब यहाँ ये केस ज्योतिबा जीत जाते हैं। इसके बाद 1876 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुणे में अकाल पड़ जाता है और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगते हैं। तब ऐसे में अंग्रेजी सरकार ने तो कोई मदद नहीं की, और ज्योतिबा ने जब महाराज सयाजी राव गायकवाड़ से मदद मांगी तो उन्होंने दिल खोलकर किसानों की मदद की, और इसी तरह से ज्योतिबा और सावित्री बाई कई सारे किसानों की मदद करने में लग गए। फिर जब कुछ समय में चीजें ठीक होती हैं तो हम देख पाते हैं कि ज्योतिबा अब बूढ़े हो चुके हैं। वहीं उनका बेटा यशवंत भी बड़ा हो गया है, जो आकर बताता है कि आपके लिए चिट्ठी आई है और उसमें लिखा है कि आपको महाराज सयाजी राव गायकवाड़ की तरफ से महात्मा की उपाधि के लिए सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। जिसके बाद ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, और वहाँ ज्योतिबा सावित्री बाई के साथ साथ जितने भी लोगों ने इस मिशन में उनका साथ दिया था वो सबको धन्यवाद कहते हैं। फिर कुछ समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन पता चलता है कि ज्योतिबा को लकवा मार गया है, जो देखकर सावित्री बाई खूब रोती हैं। हालांकि ज्योतिबा कुछ ही दिनों बाद सावित्री बाई को सत्यशोधक समाज का हेड बना देते हैं ताकि आगे के काम में रुकावट ना हो। इसके बाद सावित्री बाई ज्योतिबा से कहती है कि मैं यशवंत को मेडिकल की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर भेज रही हूँ। असल में ज्योतिबा का सपना था कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने। इस पर ज्योतिबा बहुत खुश होते हैं और थोड़ी समय में वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर उनकी चिता को जब यशवंत आग देने आता है तो ज्योतिबा का बड़ा भाई उसे रोक देता है। तब सावित्री बाई खुद अपने पति की चिता को आग देती है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ था जहां एक पत्नी ने पति की चिता को आग दी हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां महामारी में लोगों की सेवा करते करते सावित्री बाई भी खुद उसकी चपेट में आ गई थी, और इसी दौरान उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया था और उनके द्वारा कई सारी लड़कियां और लड़के शिक्षित हुए थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।